नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज हमारे साथ रजनीश प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने इस बार नेट की परीक्षा में सर्वाधिक स्कोर किया है समाजशास्त्र विषय के साथ। इनसे जानेंगे इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में, कैसे इनकी तैयारी रही, कैसे पढ़ाई करी और क्या क्या दिक्कतें आई। पूरा क्रम डिटेल में जानेंगे, बातचीत करेंगे रजनीश से। रजनीश, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो सबसे पहले रजनीश से जानेंगे कि कैसे तैयारी का विचार मन में आया और क्या इनका बैकग्राउंड रहा, किस किस तरीके की समस्याएं आई। तो सबसे पहले हमें अपने बारे में कुछ बताइए रजनीश। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं सर, और पूरी टीम ऑल अबाउट सोशियोलॉजी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरा साक्षात्कार लेने के लिए। और मैं अपने बारे में अगर बताना चाहूं तो मेरा नाम रजनीश सिंह है। मैं गोंडा के छोटे से गांव नैपुर का रहने वाला हूं। और फैमिली के बारे में अगर बताऊं तो मेरे फैमिली में अभी 5 मेंबर्स हैं। मेरे पापा का अभी कारणवश डेथ हो गई। और मेरी जो स्कूलिंग है, अगर मैं बताना चाहूँ स्कूलिंग के बारे में, तो मैं अपने हाई स्कूल से मैं घर से बाहर चला गया। मैंने फैजाबाद से पढ़ाई की और हाई स्कूल और इंटर में मेरे बहुत ही नॉमिनल स्कोर रहे थे। इंटर में मेरे आई थिंक 73% और हाई स्कूल में 76% थे। और उसके बाद फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट पहले से ही एकेडमिक्स की ओर था। क्योंकि मैं जब आगे बढ़ता था तो मैं अपने या तो जूनियर्स को पढ़ाता रहता था। और मैंने अपने साथ के भी बच्चों को जो मेरे साथ प्रिपेयर करते थे, मैं उनके साथ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल समझता था। तो ये रहा। फिर उसके बाद इंटर किस विषय से रहा आपका? सर मेरा इंटर साइंस स्ट्रीम मेरे बायोलॉजी। अच्छा जी सर। तो ये बायोलॉजी से अचानक से फिजिक्स पढ़ने वाला बंदा सोशल फिजिक्स की तरफ कैसे ट्रांसफर हुआ? अच्छा सर, उसकी थोड़ा मेरा जैसे होता है कि इंटर पास करने के बाद लोगों का सोच थोड़ा होता है कि हम कुछ अभी इतना ज़्यादा हम लोगों का गोल डिसाइडेड नहीं होता है कि हमें क्या करना है। क्योंकि सब लोग चाहते हैं कोई आईआईटी की तरफ जाएं, कोई पीएमटी की तरफ जाएं, या ज़्यादा यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं। तो सेम मेरा भी प्रोसेस था कि मुझे भी आईआईटीज़ में, या फिर मेरा तो पीएमटी था मेरा मेडिकल से। तो लेकिन मैं अपने आप को उस समय उतना अच्छा नहीं कर पाया उसमें एरिया में। लेकिन मैंने देखा कि मैं एकेडमिक्स में अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा। और मैं बहुत ज़्यादा सोशल सब्जेक्ट्स, मेरे को सोशलॉजी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट थे जो सोशल साइंसेस के थे, वो बहुत पसंद थे। तो उसके बाद फिर मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपने स्नातक किया। मेरे सब्जेक्ट थे सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन मुझे समाजशास्त्र पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि मैं आगे ही सोशलॉजी से सब कुछ करूँगा। उसके बाद फिर मैंने अपने मास्टर्स में अपना सोशलॉजी रखा है। और उसके बाद फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने नेट क्वालिफाई किया और सेकंड अटैम्प्ट में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। ये आपका दूसरा अटैम्प्ट था? जी सर। ये रजनीश का दूसरा अटैम्प्ट था। हालांकि नेट भी पिछली बार इन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर से स्कोर किया था। तो इस बार रजनीश कितने मार्क्स के साथ आपने स्कोर किया है? सर इस बार तो मेरे 234 आउट ऑफ 300 है, जिसमें मैंने सोशलॉजी में 85 आउट ऑफ 100 किया है। क्या बात है, क्या बात है। और पेपर में 32 रहा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सोशियोलॉजी में 85 स्कोर, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप बहुत बधाई के पास हैं। इसके बाद रजनीश, आप ये बताइए कि क्या तैयारी करते समय, क्योंकि एक बड़ा जो मुद्दा होता है स्टूडेंट्स का कि मीडियम एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है कि सर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ें कि हिंदी मीडियम में पढ़ें। ये तो एक बात। दूसरी बात है पेपर का जो शिफ्टिंग है वो कंप्यूटर की तरफ हो गया, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, सीबीटी हो रहा है। तो एक नॉर्मल बच्चा जो कि गांव से आता है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, वो किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करेगा? सर ये मीडियम की समस्या तो सारे स्टूडेंट्स को होती है वैसे। क्योंकि मैं जब ग्रेजुएशन में मेरा पूरा हिंदी मीडियम से था, मैंने अपना जो भी इंटर था या फिर हाई स्कूल पूरा हिंदी मीडियम से मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो मैं जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया तो मुझे भी बहुत सारी परेशानी की प्रॉब्लम्स जो थी मुझे झेलनी पड़ी। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो थे लखनऊ के थे और भी बाहरी जो थे वो ज़्यादातर सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड्स के थे। यूपी बोर्ड्स के बहुत ही कम बच्चे थे। तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मैंने 1 साल या फिर अपने ग्रेजुएशन में कंप्लीट किए हिंदी मीडियम से ही। उसके बाद फिर मुझे लगा कि
थोड़ी कंटेंट की अनअवेलेबिलिटी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे मिल रही हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में। तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा ये भी प्रॉब्लम था कि क्या मैं इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर पाऊंगा अपने आप को, क्यों नहीं, क्योंकि पूरा मेरा हिंदी मीडियम का ही रह चुका था बैकग्राउंड। बीए से पूरा जो जी हिंदी जी चला हाँ रहा है। सर। तो थोड़ा प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना स्टार्ट किया। मैंने सोशलॉजी की सारी बुक्स इंग्लिश में स्टार्ट किया, क्योंकि भले भी मुझे नहीं आ रही थी वो ठीक से पढ़ने में, लेकिन मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने 3rd ईयर तक पूरा इंग्लिश में शिफ्ट कर लिया शिफ्ट कर से। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये एक मिसाल है उन सभी बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और डरते हैं इस बात से कि नहीं सर हम हिंदी मीडियम में ही हैं, हम कैसे इंग्लिश पढ़ पाएंगे, हम रिजल्ट कैसे पढ़ पाएंगे। तो कौन सी बेसिक किताबें रहीं जो जिनसे आपने इंग्लिश में शिफ्ट किया? सर अगर मैं बेसिक्स बताऊं तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश में एनसीईआरटी स्टार्ट की 11th 12th की। ओके। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है कोई भी, क्योंकि वो बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में लिखी होती है, तो मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी उठाई, उसको रीड किया बढ़िया से इंग्लिश में। जो नहीं समझ में आता तो मैं उसको सर्च कर लेता था कि हाँ इसकी मीनिंग क्या होगी, और मैं उसको पढ़ने लगा। धीरे धीरे मैंने नोट्स भी अपने इंग्लिश में बनाना स्टार्ट किए। ओके। और उसके बाद फिर अगर बुक्स की बात आए तो मैंने थोड़ा स्टैंडर्ड बुक भी बाद में फॉलो किए, जैसे रर्जर हुआ, लिविस कोजर हुए, और भी बहुत सारी बुक्स थी जो मैंने जैसे रिसर्च के लिए रामानुजन भी इंग्लिश में मैंने पढ़ी। तो ये सब भी मैंने शिफ्ट किया। एक और बड़ी बात इसी बात से निकलती है कि तैयारी के दौरान जो कुछ किताबें आती हैं मार्केट में, कई सारे प्रकाशन की जो किताबें आती हैं, उनको लेकर के बच्चों में बड़ा भ्रम रहता है कि क्या हम वो एक बुक खरीद लाएं जिसमें 10 यूनिट दी हुई हैं और उसको पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, और उससे पढ़ के क्या हमारा हो जाएगा। एक ये प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये है कि फर्स्ट पेपर, जैसे कि आपने बताया आपका 32 क्वेश्चन है उसमें, और 50 में से 32 करना, 32 से 35 के बीच में रहना, 35 से तक रहना बहुत बड़ी बात है। 30 प्लस जाना ही लोगों को समस्या आती है। तो फर्स्ट पेपर किस तरीके से मैनेज करते हैं, और यही किताब वाला 10 यूनिट वाला जो प्रश्न है। जी सर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2nd सेमेस्टर में अपने नेट का, तो मेरे तब भी 68 आ गए थे सोशलॉजी पे, लेकिन मेरे 23 रह गया था पेपर 1 में। पेपर 1 की वजह से मेरा पिछले मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था। तो इस बार मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया पेपर 1 पे ही। मैंने हर पेपर 1 का जो भी सिलेबस था, एक बुक से आती है केवीएस मैदान, ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, तो मैंने उस बुक को पढ़ा, और भी बहुत सारे जो मुझे नोट्स मिलते गए। मैंने ऑनलाइन कोर्सेस में, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाते हैं, वहाँ से भी बहुत सारी मटेरियल्स लिए, और भी मैंने जो पेपर 1 में ये था कि यूनिट वाइज मैंने छोटे छोटे नोट्स बना लिए, जो मुझे लगते थे कि कंपाइल मैंने अपने खुद से नोट बनाए। इससे क्या हुआ कि उसको बार बार रिवीजन करने के लिए मुझे इधर उधर नहीं जाना पड़ता। जब भी रिवाइज करना होता मैं है एक बार उठाता था, पूरा आराम से रिवाइज कर देता था। तो इससे था कि ज़्यादा हैक्टिक भी रखेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए रख लेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया, मैंने बहुत छोटा सा नोट बनाया, उसी को बार बार समराइज देने उसको बार बार रिवाइज किया। यानी कि एक किताब को 100 बार पढ़ लिया, बजाय कि 100 किताबें पढ़ लिया। ये बहुत अच्छी बात है। एक दूसरी बात इसमें ये आती है कि जो 10 यूनिट है सिलेबस में, और 10 यूनिट फर्स्ट पेपर में है, तो ये 10 यूनिट और नेट का पेपर इस बीच अगर कोरोना काल की बात ना करें तो 6 महीने पर होता है। तो वो 10 यूनिट सेकेंड पेपर की और 10 यूनिट फर्स्ट पेपर की किस तरीके से मैनेज की जाए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है, और इसमें से ऐसे तो सारी यूनिट से प्रश्न आते हैं, लेकिन कुछ यूनिट्स क्या ऐसा होता है कि ज़्यादा प्रश्न मिलकर के आती हैं। सर अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं ज़्यादा सोशलॉजी पे फोकस कर रहा हूँ। तो सोशलॉजी में अगर हम, वैसे तो 10 यूनिट हैं, लेकिन अगर हम कुछ यूनिट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 50 to 60% वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। लाइक आपका फर्स्ट यूनिट जो थिंकर्स की हो गई, थिंकर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मान के चलिए आपको 50% थिंकर्स से मिलेंगे, आपके डेफिनेशन से पूछते हैं। यानी इस पेपर का 50% भाग सिर्फ एक यूनिट से कवर हो जाएगा, कर सकते हैं। क्योंकि दिक्कत ये ना, थिंकर्स जो होते हैं उनकी बुक्स भी पूछी जाती है, कॉन्सेप्ट भी पूछे, उनके डेफिनेशंस भी पूछी जाती है, हर चीज़ पूछी जाती है। तो आपको थिंकर्स तो सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च, क्योंकि रिसर्च तो आपको केवल यूजीसी नेट के लिए नहीं, आगे भी जाएंगे पीएचडी एग्जामिनेशन के लिए हर जगह पूछी जाएगी। तो रिसर्च तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको
थिंकर्स और रिसर्च पे फोकस करिए। और तीसरी यूनिट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी। हम्म, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी पढ़ लिया है तो समझिए आपका पहले भी पूरा एक प्रकार से ब्रशअप हो जाएगा, पूरा आपको पता चल जाएगा कि हाँ सोशोलॉजी कॉन्सेप्ट क्या क्या है। हम्म, तो और बाकी सारी यूनिट्स तो आप और ऐसे cover कर कैसे सकते हैं। कवर कर सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा भी हैक्टिक नहीं है। हम्म, और आप अगर उसको कहीं भी सिविल नोट से पढ़ ले रहे हैं या फिर अपने आप से नोट बना के कुछ भी पढ़ ले रहे हैं तो उतना याद रहे। लेकिन ये 3 यूनिट मेरे हिसाब से रिसर्च सबसे की इम्पोर्टेंट और थिंकर की और बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट। ये तो ये जो 3 यूनिट है खासकर ये अक्सर हमारा भी यही कहना रहता है कि जो शुरू के 5 यूनिट हैं, अगर इसमें हम थोड़ा सा इनकी बात को और आगे बढ़ाते हुए इसमें रूरल और इकोनॉमी एंड सोसाइटी का भी थोड़ा सा जी, हिस्सा सर, शामिल करना है। तो अगर शुरू के 5 यूनिट लगभग आपका 70% सिलेबस कवर कर देती है, बाकी का जो 30% बचता भी है वो भी किसी ना किसी तरीके से बुक्स किताबों के फॉर्म में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। अब कल्चर है या इस पिलग्रिमेज टूरिज्म, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ई कॉमर्स वो कहीं ना कहीं कवर हो ही जाता है। जी सर। क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि उसकी सारी यूनिट की डिटेलिंग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। और ऐसी कोई बुक भी नहीं है जिसमें ये सारी किताबें एक साथ संभाल के दे दी गई हो कि नहीं आप पढ़ लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कंटेंट को लेकर जो एक भ्रम रहता है कि सर मुझे नोट्स दे दीजिए, या मैं अपने सीनियर से नोट्स ले लेता हूँ, या मैं किसी ऑनलाइन PDF को निकाल करके पढ़ लेता हूँ, या कोई मार्केट में कोई किताब आ रही है जिसमें रटने वाली चीज़ दी है तो हम उसको रट लेते हैं, बजाय इसके कि हम स्वयं के नोट्स बनाएं। जी इसके बारे में कैसे क्या ख्याल है आपका? सर, मैं नोट्स को लेकर अगर मैं बताना चाहूँ तो पहली बात आपको खुद का नोट्स बनाना चाहिए जो आप अंडरस्टैंड कर सकें, जो आपको समझ में आए। और ऐसा नोट्स, क्योंकि सब लोग अपने हिसाब से नोट्स बनाते हैं जो उनको समझ में आए। मैंने भी अपना नोट्स जो बनाया है वो मुझे जो समझ में, मैं बहुत ज़्यादा फैक्चुअल और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनाया हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल या फिर फैक्चुअल ही नोट्स बनाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी नोट्स आप बनाएं तो पहली बार सबसे पहले कि पूरा यूनिट आप सिलेबस उठाइए और पहले एक पॉइंट्स देखिए कौन कौन से पॉइंट्स आपके सिलेबस में है। अब उस पॉइंट्स को लेकर आपको जो जो पॉइंट मिले आप उसको नोट्स बनाते जाइए और एकदम छोटा नोट, चुनिंदा चीज़ें पढ़िए। और उसको इसलिए क्योंकि अगर आप ज़्यादा बना लेंगे तो दिक्कत ये होता है आपकी रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इतना ज़्यादा बड़ा नोट्स ना बनाइए, छोटा नोट बनाइए और बार बार उसको रिवाइज करते रहिए बार बार। जी सर। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा रजनीश से कि ये जो इतना बड़ा सिलेबस हो जाता है और हर एक थिंकर काफ़ी सारे सवाल लेकर के आते हैं, किताबें लेकर के आते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल रहता है? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देखा है उस पर बच्चा बहुत कम फोकस करता है, उसे लगता है कि मैंने पढ़ तो लिया ही है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों लगाऊंगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में नेट या फिर JRF होने में, चूंकि मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम है जिसमें कर्नाटक के किसी गांव से भी लड़का बैठता है, लखनऊ के किसी कस्बे से भी बैठता है, जौनपुर के किसी गांव से भी बैठता है, और ऑल ओवर इंडिया से बच्चे जो है इसमें अपीयर होते हैं। तो ये जो एक दिक्कत आती है इसका किस तरीके से समाधान किया जाए? देखिए सर, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और या फिर MCQ या मॉक्स के बारे में बात करें तो सबसे जो मेन रोल होता है वो इन्हीं चीज़ों का होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि मैं अगर आप खुद से रिलेट करके बताऊं तो मैंने तो लगभग 100 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने सारे जितने भी स्टेट्स लेवल के एग्जामिनेशन होते थे, सेट, चाहे महाराष्ट्र सेट हो चाहे केरला सेट हो, कोई भी सेट के थे, मैंने सारे एग्जाम सारे PDF डाउनलोड कर करके मैंने सॉल्व किया। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर UPHSC नेट के तो जितने भी प्रीवियस ईयर के थे सब सॉल्व किया। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आप देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और आपको जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ मुझे गैप कहाँ पे मेरे अंदर आ रहा है, कौन कौन सी चीज़ें मैंने अभी नहीं पढ़ी है। तो मैं जब पढ़ता था तो मैंने जब पूरा अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट किया फिर मैंने अपने आप को इवेल्युएट करना स्टार्ट किया कि मैं कितना कर रहा हूं। तो शुरुआत में मेरे स्कोर ज़्यादा नहीं रहते थे, तो मैं जो मेरा नहीं हो पाता था तो मैं उसको एक जगह नोट डाउन करता था, तो उसको और अच्छे से पढ़ता था कि और उसके लिए मैंने अलग से एक नोट्स भी बनाया था कि मुझे जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनको अलग से लिख लिया हूँ। फिर मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, फिर धीरे धीरे मैंने कम से कम हफ्ते में तो 2-3 दिन मैं एक पेपर सॉल्व कर लेता था।
तो इसकी वजह से मैंने कम 100 से अबव सॉल्व किए और मेरे को लास्ट तक इतना कॉन्फिडेंस हो गया था, मेरे 80 तक आ रहे थे आउट ऑफ 100 80 यानी 100 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए इन्होंने, और 100 क्वेश्चन पेपर का मतलब लगभग 10,000 से ज़्यादा प्रश्न होते हैं। जी सर। और 10,000 प्रश्न अगर आप लगा लेते हैं और उसके साथ साथ उनके ऑप्शंस को समझ लेते हैं तो पेपर में तो हेल्प काफ़ी मिलेगी उसके लिए। जी सर, बता तो रहे हैं कि जब मैं पेपर देने बैठा तो मैंने इतना ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस कर लिया था कि मुझे क्वेश्चन मतलब ये ज़्यादा एग्जैगरेट नहीं कर रहे हैं लेकिन कि हाँ तुरंत मेरे को पता चल जा रहा था कि हाँ इसका आंसर ये होगा, क्योंकि उस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। इतने ज़्यादा प्रश्न लगाने के बाद फिर क्या ही बचता है। तो इस हिसाब से मुझे ज़्यादा देखना नहीं पड़ता था, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था, मुझे पता चल जाता था हाँ कि ये ऑप्शन सही है या फिर क्या गलत है, या फिर मतलब कि क्या इसके बिहाइंड लॉजिक हो सकता है, क्योंकि एक प्रैक्टिस अच्छी। हाँ, प्रैक्टिस सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट। तो मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, बहुत बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। चूँकि रजनीश है और ये हमारे जूनियर भी रह चुके हैं। एक दूसरा सवाल रजनीश यहाँ पर ये आता है कि टाइम टेबल कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि मैंने देखा है जो बिगिनर्स होते हैं वो तैयारी से ज़्यादा समय टाइम टेबल बनाने में निकाल देते हैं और इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाते हैं कि उसे टाइम टेबल खुद फॉलो नहीं कर पाता। तो ये एक बताइए कि टाइम टेबल की कितनी देर पढ़ना, एक ये बड़ी भ्रांति चलती है कि हम कितने घंटे पढ़ाई करें, 8 घंटे पढ़ें, तो 8 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें, टाइम टेबल स्ट्रिक्ट बनाएं, ये किस तरीके की चीज़ें, इनको थोड़ा सा बताइए अपने दोस्तों को। सर अगर मैं पढ़ाई के आवर्स की बात करूं तो इतना ज़्यादा मतलब कि पढ़ाई कितने घंटे करनी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली तो आप 4-5 घंटे 5-6 घंटे तक पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है मेन दिक्कत है इन्वायरमेंट की। ये नहीं कि आप 5 घंटे पढ़े उसके बाद फिर 10 घंटे ऐसे जगह पे बिताए जो कि आपने जो पहले पढ़ा वो सब भूल गए। तो कम से कम आप ऐसा इन्वायरमेंट में रखिए, कम पढ़िए लेकिन इन्वायरमेंट अच्छा रखिए। और टाइम टेबल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो टाइम टेबल कभी भी इतना ज़्यादा हैक्टिक मत बनाइए, या फिर इतना ज़्यादा लंबा समय के लिए मत बना लीजिए कि हाँ आज कर लेंगे कल कर लेंगे, प्रॉब्लम टालने वाला नहीं। तो मैं जो एक्सपीरियंस किया, मैंने टाइम टेबल ज़्यादा दिन का नहीं बनाया, मैंने ज़्यादा 10 या 15 दिन का ही बनाते थे हम, क्योंकि मैंने जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो मैं टारगेट रखता था कि मुझे 10-15 दिन के बीच में ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेने हैं, ये अपना यूनिट रिवाइज कर लेनी है। तो मैं हर 15 दिन तक मतलब टाइम टेबल फॉलो करता था, फिर उसके बाद नया बनाता था। अच्छा, मतलब 15-15 दिन के स्लॉट पे टाइम टेबल बना। जी सर, ओके। तो इससे क्या होता था कि मुझे अब मैंने 10 यूनिट ज़्यादा 2 महीने में या फिर 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाता था दोनों का। उसके बाद फिर मुझे और मिल जाता था समय, फिर मैं उसको रिवाइज करता था, तो कम से कम कई बार रिवीजन आपको मिल जाता था वही टॉपिक, और वो चीज़ दिमाग में, हाँ वो दिमाग में रहती थी। मैं चाहूँगा कि रजनीश आप अपने कुछ नोट्स दिखाएं, क्योंकि कई बार पिछली बार से ये चीज़ें आ रही थी जो और भी इंटरव्यूज़ हमने या फिर आदित्य सर ने लिए, तो ये नोट्स को लेकर के कमेंट बॉक्स में भी कि सर नोट्स तो नहीं दिखाए, नोट्स क्या थे, कौन सी बुक्स पढ़ते थे। तो अगर आप चाहें तो अपने नोट्स दिखाइए, क्योंकि जिससे कि सब लोग जाने कि क्या नोट्स जैसी चीज़ किस स्टडी का नाम है। सर मैं पहले अपनी बुक को दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने 2 बार पढ़ी है। ये बुक हाँ, ये समझ लीजिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हिंदी मीडियम के हैं तो आप एक बार ट्राई जरूर करें। हिंदी मीडियम का बच्चा रेडजर कैसे पढ़ पाए? एक बार थोड़ा, क्योंकि मैंने खुद हिंदी मीडियम से है तो मैंने ट्राई किया, तो कोई भी अगर थोड़ा अगर ट्राई करना चाहेगा तो कर सकता है, लेकिन ये आपको पढ़नी ही पढ़नी बुक है। तो मैंने बुक 2 बार पढ़ी तो तब जाके थोड़ा समझ में आया। अच्छा, और बाकी पेपर 1 की भी मेरे पास नोट्स हैं। अब आपके नोट्स की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि देखिए अब मैंने हर यूनिट वाइज सारे नोट्स बनाए हैं। ओके, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं 4 या 5 पेज के नोट्स बनाया था, 5 या 6 पेज। जैसे कि ये इन्वायरमेंट का मेरे पास पेपर 1 का ही नोट्स है। ओके, ये इन्वायरमेंट के नोट्स हो गए, पीपल इन्वायरमेंट के नोट्स हैं, ज़्यादा वो नहीं है। बाकी अगर हम दिखाएं तो इधर हमने हायर एजुकेशन के इधर से नोट्स बनाए हैं। ये हायर एजुकेशन के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ज़्यादा मैंने बड़ा नहीं नोट्स बनाया है, जो भी है बहुत क्रिप्स, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। और बाकी अगर सोशियोलॉजी में मैं दिखाना चाहूँ तो मैंने हर सबका यूनिट वाइज नोट्स बनाया था। जैसे ये साइंस एंड टेक का है, एक यूनिट साइंस टेक की हो गई, ये इकोनॉमी एंड सोसाइटी हुई, ये स्टेट एंड पॉलिटिक्स की हो गई, और ये इन्वायरमेंट की हो गई,
और ये कल्चर एंड सोसाइटी या सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। और मैंने पेपर 1 का तो अगर थिंकर का देखा तो मैंने पूरा रेडिजर से जॉर्ज रेडिजर से ही नोट्स बनाया है। सारे रेडिजर के नोट्स है, बहुत शॉर्ट और सिंपल एकदम। देखिए गार्फिंकल का जैसे नोट्स है तो ओके, इतने ही पेज में पूरी गार्फिंकल हाँ। को समेट दिया आपने। गॉफमैन का है, तो मतलब कि मतलब ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाए हैं और एकदम सिंपल जितना याद किया इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम याद किया। रिवाइज कर सकें। मतलब मेन फोकस आपका रहा याद करने में। जी, लिखने की बजाय अगर हम उसे याद हाँ, करें, याद करें। इंटरनलाइज करें तो ये ज़्यादा जी, ज़्यादा विकल्प विकल्प होगा। ओके, तो वैसे तो आप इतने ब्राइट स्टूडेंट हैं और अभी रजनीश ने एक बात और बताई कि इनका गेट का भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। और जी अभी आ जाए सबकी आईडी देखेंगे जल्दी इसको। ही गेट का भी हम लोग इंटरव्यू शूट करेंगे रजनीश के साथ, तो ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो ये जो आगे किस तरीके से आप कैरियर विकल्प देखते हैं इसमें, कि सोशियोलॉजी से जेआरएफ हो गया, अब कैरियर विकल्प क्या तलाशते हैं आप? सर एक्चुअली बताया हमने आपको बताया ही था कि मेरा एकेडमिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है कि क्योंकि मैं बहुत पहले से ही लोगों को पढ़ाना बहुत पसंद करता था। मैं अभी भी मेरे साथ में कुछ लोग प्रिपरेशन किए हैं तो अच्छा। मैं उनकी भी हेल्प करता था। और बाकी मैं अपने मास्टर्स में हुआ या फिर ग्रेजुएशन में मेरे साथ के लड़के मेरे साथ पढ़ते थे। अच्छा, आप उन्हें पढ़ा हाँ जी, उनको जो प्रॉब्लम होती थी मैं सॉल्व करता था। तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसकी तरफ है कि मैं आगे चल के पीएचडी करूँ, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बहुत बिल्कुल पूरे ऑल अबाउट सोशियोलॉजी की तरफ से आपको शुभकामनाएं थैंक कि यू। आप कुछ अच्छा करें। अच्छा रजनीश, एक चीज़ मैंने इस बार के पेपर में देखी है जी सर। कि पेपर बहुत लेंदी आया था, जी सर। और इतने लेंदी पेपर में, और एक चीज़ और भी की, जो जैसे पहले आता था कि भाई डर्मेटोलॉजी किसका कॉन्सेप्ट है और 4 विकल्प दे दिए गए, वो आसानी से बच्चा उसको टिक कर देता था। इस बार ऐसा पेपर नहीं आया। इस बार हर ऑप्शन में ज़्यादा विकल्प थे, कई किसी में कोड्स थे, कूट के द्वारा उत्तर देने थे, और पेपर बहुत लेंदी था। और 10 क्वेश्चन आरसी के भी थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो ये जो आपका स्कोर है इतना बड़ा, इस तक कैसे अचीव किया आपने? और जैसे बहुत सारे प्रश्न कई बार ऐसे आ जाते हैं कि जो हमने कभी नहीं पढ़े हैं। जी। कई बार बच्चों की शिकायत है, सर ये तो मैं पढ़ा ही नहीं था, ये तो सिलेबस में ही नहीं था। उन प्रश्नों से कैसे टैकल करें, कैसे वहां पर अच्छा स्कोर कर पाएं, और फर्स्ट पेपर के साथ में कैसे उसको मैनेज किया जाए? सर अगर मैं पहले सोशियोलॉजी के बारे में बताना चाहूँ तो मैंने आपको बताया ही था कि पहले की प्रैक्टिस सेट कितना आप सॉल्व किए हुए, हाँ, मेन तो फोकस CY होता के बहुत है। ज़्यादा जी बहुत ज़्यादा, तो वो मेन फोकस तो वही होता है। ठीक है। तो मैं जब पेपर सॉल्व कर रहा था ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो मैंने क्वेश्चन देखे, तो कुछ क्वेश्चन जो थे वो तो मुझे लगा कि हाँ ये सिंपल कर सकते हैं सब, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए थे जो कि मतलब कि लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस टाइप के हैं। लेकिन हाँ उनको इतना भी वो नहीं कर सकते हैं कि मतलब कि हाँ कोई टिक नहीं कर सकता है कि आप मतलब कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं। जैसे कि अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि मान लीजिए अगर आपको मैं बेवर के बारे में बात करना चाहूँ, तो अगर कहीं भी मुझे ब्यूरोक्रेसी या फिर जैसे नहीं कह सकते सोशल एक्शन से रिलेटेड मुझे कुछ पता चला, तो मैं उसको टिक कर सकता हूँ। मुझे हिट अंदर से आ जाता है कि हाँ ये इससे रिलेटेड था, ये कर सकते हैं। या फिर चॉइस एलिमिनेशन जो भी होता है कि आपकी कौन सी जैसे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से आ गया तो उन्हीं में से कोई तो होगा। आपको लग सकता है कि हाँ 4-5 ऑप्शन। दिक्कत ये है ना, ऑप्शन वो ऐसा सेट करते हैं कि आप थोड़ा दिमाग लगा के आप कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन आप इतना भी वो नहीं है। अगर आप उनके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा भी पढ़े और नहीं भी पढ़े हैं तो ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे, मतलब कि कैलकुलेटेड गेस हो ही जाता है। हाँ अब गेस भी कर सकते हैं, और बाकी कैलकुलेटेड नहीं एजुकेटेड गेस भी मार सकते हैं। ये एक जो अच्छा बहुत ज्यादा कर रहे हैं सब। एक अच्छा टर्म रजनीश ने बताया कि कैलकुलेटेड गेस नहीं होता है बल्कि एजुकेटेड गेस होता है। ये एक अच्छा टर्म रहा। खैर, तो रजनीश जो कैरियर विकल्प देखते हैं जी सर। वो तो इन्होंने बताया कि वो पीएचडी करके देखना चाहते हैं। साथ ही साथ इसमें एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा रजनीश से कि सफलता ये जो आपको मिली है, एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। बहुत अब तो नेट ज़्यादा की फील्ड में बहुत बच्चे उतरते हैं हर साल, जी। बहुत लोग तैयारी करते हैं, तो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप फोकस अगर आपको एकेडमिक्स जाना है या फिर जो कुछ भी फोकस है, तो आप सबसे पहले उसको लेके लॉयल थोड़ा हो जाइए। ओके। और थोड़ा कंसिस्टेंट भी, क्योंकि दिक्कत ये है कि मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था तो इतना ज़्यादा मैं उसमें इंडल्ज नहीं हो पाया था कि मुझे कि बहुत ज़्यादा फोकस, क्योंकि मेरे मास्टर्स भी चल रहे थे,
तो मैं बहुत ज़्यादा मास्टर्स पे फोकस कर रहा था। तो दिक्कत ये होती है कि हम लोग थोड़ा भटक जाते हैं, दूसरी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथ में चलिए यूजीसी नेट भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग फोकस एक पॉइंट बनाइए और उसी के पीछे एकदम लग जाइए। लॉयल्टी जितनी ज़्यादा आप अपने सब्जेक्ट को, अपने गोल को लेकर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको वो उसका परिणाम भी मिल जाएगा। क्योंकि मुझे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिली, बहुत सारे लोगों को पूछते भी थे कि हाँ अब क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। लेकिन जब एक गोल पे आप डिटरमाइंड हो जाएंगे कि आपको यही करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है। तो सोर्सेस की जैसे रजनीश ने बात बताई कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन चीज़ें सब कुछ पड़ी हुई हैं और उसके लिए किताबें हैं, पीडीएफ हैं, क्वेश्चन पेपर है, सब कुछ है। और दूसरी चीज़ एक जो इन्होंने अच्छी चीज़ बताई कि ये आपको एक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, क्योंकि पेपर के दौरान हर समय ये रहता है कि यार हो नहीं रहा है, आप छोड़ दे रहे हैं, हो नहीं पाएगा लग रहा है, क्योंकि 10 यूनिट हैं, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चा चाहता है कि मुझे 1 महीने में ही सारा कुछ समझ में आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो रजनीश आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो मैं सफलता का श्रेय अपने पापा को देना चाहूँगा, क्योंकि वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ चाहते थे कि कुछ अच्छा मैं करूँ। भले मैं उनके लिए उतना नहीं कर पाया, लेकिन मैं आज जो कुछ किया हूँ सब उन्हीं के लिए किया हूँ। बाकी मेरे भैया जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, सारा फोकस जिन्होंने अपना मतलब जो भी कुछ भी उनको पैसे की प्रॉब्लम होती थी मुझे, या एक भैया एक स्तंभ की तरह मोटिवेशनल सपोर्ट होता था। मेरे भैया, मेरी मम्मी, मेरे भाई, एक मेरे बड़े पापा भी हैं, उन लोग सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बाकी मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया उस टाइम पर, जिस टाइम पर मैंने बहुत ज़्यादा मैं होपलेस हो गया था कि अब नहीं करेंगे जो कुछ भी, लेकिन उन्हें सब लोगों ने मुझे मिलकर बहुत मोटिवेट किया। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और सबके साथ में हमेशा जुड़ा रहूँगा। बिल्कुल। तो ये रजनीश थे हमारे साथ और हमने पूरी तैयारी इनकी डिटेल में जानी कि कैसे इन्होंने तैयारी करी, कैसे पढ़ा, किताबें क्या रही। अभी भी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हमें पता है। कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न हमें बताएं, हम दोबारा ही आपके प्रश्नों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रजनीश आपको बहुत शुभकामनाएं, आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। हम लोग जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए कैंडिडेट के साथ। धन्यवाद।